जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का फॉर्म आ चुका है और इसी क्रम में जो क्लासेस हमारी चल रही हैं ग्रुप E1 बायोलॉजी की, इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी हैं बायोलॉजी में। आज की ये जो क्लास है ये हमारी 8वीं क्लास है। तो अगर आपने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे पॉलिटेक्निक बायोलॉजी 2023 से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बायोलॉजी की सभी क्लासेस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही केमिस्ट्री की भी 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं और फिजिक्स की भी क्लास हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके वहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। आज की इस क्लास का पूछा गया है, जाति वृत्तीय वर्गीकरण आधारित होते हैं। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होते हैं? जीवों के स्वभाव पर, जीवों की समानताओं पर, साझे विकासीय संबंधों पे या फिर जीवों के उपयोग पर। इस प्रश्न का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस जीवों के साझे विकासीय संबंधों पर क्या होते हैं? आधारित होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, शब्द न्यू सिस्टेमैटिक्स किसने प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन है लिनियस ने, बी ऑप्शन है जूलियन हक्सले ने, सी ऑप्शन है डी कंडोले ने और ऑप्शन नंबर डी यहां पर है ओसवाल्ड टिप्पो ने। यहां पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जूलियन हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने न्यू सिस्टेमैटिक्स शब्द को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न है, फाइलम शब्द प्रतिपादित किया था किसने? कुवियर नाम के साइंटिस्ट ने, थियोफ्रेस्टस नाम के साइंटिस्ट ने, हेकल नाम के साइंटिस्ट ने या फिर लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट हेकल नाम के साइंटिस्ट ने फाइलम शब्द प्रतिपादित किया था। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि वर्गीकरण में फाइलम शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तब वहां पे आप सभी का क्या राइट हो जाएगा? कुवियर नाम यहां पर राइट हो जाएगा। वहीं पर ऑप्शन बी की जब बात करते हैं तो थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जबकि लिनियस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न कॉपी और कलम लेकर के बैठा करिए और जो एक्स्ट्रा बताया जाए उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। पूछा गया है, निम्न में से कौन सी वर्गीकरण की श्रेणी है? तो वर्गीकरण की श्रेणियों में गण यानी ऑर्डर आता है, कुल यानी फैमिली आता है, संघ यानी फाइलम आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ये सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए पूछा क्या गया है, स्पीसीज शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया? स्पीसीज शब्द का प्रथम बार किसने प्रयोग किया? ऑप्शन ए है जॉन रे ने, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी है बेंथम व हुकर और ऑप्शन नंबर डी क्या है? थियोफ्रास्टस। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्पीसीज शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? जॉन रे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न स्क्रीन पर है आप सभी के। पूछा गया है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अब हम आपको हिंट देते हैं कि यह क्लास किसके लिए है। तो यह क्लास होमो सेपियंस के लिए है। इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया? यहाँ पर होमो सेपियंस है। सर हाथी का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो हाथी का देखिए 2 प्रकार की हाथियां यहाँ पर होती हैं। पहला अफ्रीकन एलिफेंट और दूसरा एशियन एलिफेंट। तो जो अफ्रीकन एलिफेंट का साइंटिफिक नेम होता है लोक्सोडोंटा अफ्रीकाना होता है। वहीं पर यदि बात करें एशियन एलिफेंट के साइंटिफिक नेम्स की या बायोलॉजिकल नेम्स की या फिर जूलॉजिकल नेम्स की, तो जो एशियन एलिफेंट्स का जूलॉजिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम्स होता है, वो है एलिफस मैक्सिमस। आप सभी के स्क्रीन पर दोनों नाम प्रदर्शित हो रहे हैं। वहीं पर यदि हम बात करते हैं बंदर की, तो बंदर का यहाँ पे जो भारत में है उसका क्या नाम है भैया? रीसस मकाके नाम है, साइंटिफिक नेम बंदर
जानवर का। वहीं पर सिमीफोर्मेस कैटरहिनी व सिमीफोर्मेस प्लेटिरहिनी नाम के भी बंदर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कई सारे स्पीसीज हैं, कई सारे जीनस हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ का बता दिया है। जबकि यहाँ पर यदि बात करें शेर के साइंटिफिक नेम की, शेर के जूलॉजिकल नेम की, तो शेर का जूलॉजिकल नेम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पैंथेरा लियो क्या है, शेर का जूलॉजिकल नेम है। वहीं पर हम बात करें टाइगर की, तो टाइगर का जूलॉजिकल नेम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। वहीं पर यदि हम बात करें लियोपार्ड की, ठीक है, तेंदुए की, तो तेंदुए का जो जीव वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा पार्डस। अब देखिए शेर, बाघ या चीता, शेर, बाघ और तेंदुआ, इन सबके जीनस क्या है, समान है। जीनस क्या है भैया, इक्वल है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस और पैंथेरा पार्डस। बस स्पीसीज थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। चलिए उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, पूछा गया है वर्गीकी श्रेणी कुल किसके बीच स्थित होता है। वर्गीकी श्रेणी कुल किसके बीच में स्थित होता है, यानी कि फैमिली जो है ये किसके बीच में स्थित होता है। तो यहां पे 4 विकल्प स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला है प्रजाति व वंश, दूसरा ऑप्शन है वंश व गण, और सी ऑप्शन यहां पर आप सभी का है संघ व गण, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जगत व डोमेन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यह ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या होता है, उपस्थित होता है, पाया जाता है। वर्गीकी श्रेणी कुल यानी फैमिली है ना, पहले ऑर्डर आएगा, उसके बाद सीरीज आएगी, देन फैमिली आएगी, उसके बाद जीनस आएगा, उसके बाद स्पीसीज आएगा। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवन का एक डोमेन नहीं है। तो यदि हम बात करते हैं जीवन के डोमेन की या प्रक्षेत्र की, तो इसमें आपका आता है डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। अतः यहां पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कौन सा नहीं है, तो एनिमेलिया आपका क्या है, जीवन का प्रक्षेत्र नहीं है या फिर जीवन का एक डोमेन नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न स्क्रीन पर है, पेसर डोमेस्टिकस को आप किस सामान्य नाम से जानते हैं। पेसर डोमेस्टिकस को आप किस सामान्य नाम से जानते हैं, कुत्ता, मक्खी, गौरैया या फिर बिल्ली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गौरैया पक्षी का जो जूलॉजिकल नेम है, जीव वैज्ञानिक नाम है, या जंतु वैज्ञानिक नाम कह लीजिए या वैज्ञानिक नाम कह लीजिए, क्योंकि देखिए वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत आपका क्या क्या आ जाता है, जीव वैज्ञानिक नाम कहिए या जीव वैज्ञानिक नाम कहिए। तो जीव वैज्ञानिक नाम या वैज्ञानिक नाम के अंतर्गत आपके 2 नाम आते हैं, पहला बॉटनिकल नेम और दूसरा जूलॉजिकल नेम। तो बॉटनिकल नेम में आपका प्लांट से रिलेटेड हो जाता है और जूलॉजिकल नेम में आपका ज़ुआन यानी कि एनिमल से रिलेटेड हो जाता है। तो गौरैया के केस में हम क्या कहेंगे, जूलॉजिकल नेम कहेंगे। वैसे अगर आप साइंटिफिक नेम कह दीजिए या बायोलॉजिकल नेम कह दीजिए तो भी सही है, लेकिन जब स्पेसिफिक रूप से बात करेंगे, स्पेशली बात करेंगे तो जूलॉजिकल नेम कहेंगे। तो गौरैया का जो जूलॉजिकल नेम है भैया, जूलॉजिकल नेम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, वो क्या है, पैसर डोमेस्टिकस है। अच्छा, यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं और डे जो मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उसमें से एक दिन आता है विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पारो डे। ये कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, अतः इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। तो इस प्रश्न में आपको कई प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला, पेसर डोमेस्टिकस किसका वैज्ञानिक नाम है, गौरैया का। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। वहीं पर यदि हम कुत्ते का जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कुत्ते का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वह है भैया कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। वहीं पर जब मक्खी की बात करते हैं तो मक्खी का जूलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। वहीं पर जब हम लोग बिल्ली की बात करते हैं तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है, जंतु वैज्ञानिक नाम है, फेलिस कैटस है। अब इसमें देखिए कैटस की जगह पे आपका डोमेस्टिकस भी स्पीसीज बदल सकता है ना, कहीं पर बिल्ली काली होती है, कहीं पर बिल्ली गोरी होती है ना। तो उसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं। उसी तरह से कुत्ते में भी देखिए कोई जर्मन कुत्ता होता है, कोई इंडियन कुत्ता होता है, किसी का कलर व्हाइट होता है कुत्ते में,
तो किसी का कलर ब्राउन होता है। तो कलर और रंग और उसके बाद स्पीसीज इसमें आपका अलग अलग हो सकता है। तो कुत्ता यहां पर देख लीजिए कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस। मक्खी यहां पर देख लीजिए घरेलू मक्खी की हम बात कर रहे हैं। मक्खियों में भी कई जातियां होती हैं, तो इसमें हम घरेलू मक्खी की बात कर रहे हैं। तो मस्का डोमेस्टिका यहां पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वहीं पर बिल्ली की बात करें तो फेलिस डोमेस्टिकस आपकी घरेलू, तथा और यदि बात करें तो फेलिस कैटस। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपने नोट कर लिए होंगे। देखिए हम एक प्रश्न के पीछे 4 से 5 प्रश्न आपको यहां पर बता के जाते हैं, अतः कॉपी और पेन लेके बैठिए, सीपी अपना लेके बैठिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। 10 नंबर का प्रश्न है, एक प्रजाति के सदस्य मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं या फिर प्रजनन नहीं करते हैं या फिर एक साथ पाए जाते हैं या फिर ऑप्शन डी है आकारिकी रूप से समान होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक प्रजाति के सदस्य मुक्त रूप से अंतः प्रजनन करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिएगा प्रश्न संख्या 11 है। पूछा गया है आपसे, निम्न में से किसका प्रयोग वही क्षेत्रीय संरक्षण हेतु नहीं किया जाता। निम्न में से किसका प्रयोग वही क्षेत्रीय संरक्षण या वही स्थानीय संरक्षण कह सकते हैं ex situ कंजर्वेशन हेतु नहीं किया जा सकता। यह नीट 2013 का प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी प्रवेश परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। ए ऑप्शन आप सभी का है फील्ड जीन बैंक, बी ऑप्शन आप सभी का है सीड बैंक, सी ऑप्शन आप सभी का है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और डी ऑप्शन आप सभी का क्या है वानस्पतिक उद्यान। तो वानस्पतिक उद्यान यहां पर तो आपका राइट आंसर होगा नहीं, सीड बैंक भी आपका राइट आंसर होगा नहीं, और ए ऑप्शन जो है फील्ड जीन बैंक ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये वह है जिसका प्रयोग वही क्षेत्रीय संरक्षण हेतु नहीं किया जाता है। अब यहीं पर बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है। इसको हिंदी में स्थानांतरीय खेती कहते हैं या स्थानांतरण खेती कहते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ये एक छोटा सा खेत है, इसमें आपने फसल बोया, उगाया, तब तक उगाया जब तक कि इसमें आपको उपज मिलती रही, इस खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रही। और जैसे ही ये मिट्टी आपके लिए बेकार हो गई, आपने उसी खेती के लिए कोई अन्य जगह ढूंढ लिया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती है। ठीक है, असीम केंद्रकीय जीवों में नहीं पाई जाती है। तो यहां पे राइबोसोम पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी और मीजोसोम भी पाई जाएगी। अर्थात यहां पर देख लीजिए बात कर रहा है बैक्टीरिया की। किसकी बात कर रहा है, बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया में केंद्रक कला का अभाव होता है। ऑप्शन ए यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है क्या है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है ना, नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है। नदी का डॉल्फिन है, ब्लू व्हेल है, सी हॉर्स है या फिर गंगा की शार्क है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ब्लू व्हेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, और ये क्या है, लार्जेस्ट मैमल भी है ना अर्थ का। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 13 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है। जीवों के नामकरण में कुछ विशिष्ट नियमों का पालन किया जाता है। निम्न में से कौन सा नामकरण नियमों के विपरीत है। नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिक नाम जो लिखे जाते हैं, पहला शब्द वंश तथा द्वितीय शब्द जाति का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे मैंने आपको मक्खी का बताया भैया, मस्का डोमेस्टिका है ना, मस्का डोमेस्टिका बताया, देख लीजिएगा। मस्का डोमेस्टिका मैंने आपको बताया किसका, घरेलू मक्खी का। तो देखिए जो मस्का है ये आपका क्या है, जीनस है, और डोमेस्टिका क्या है, ये स्पीसीज है। यानी कि पहला शब्द इसमें क्या था, वंश था, और दूसरा शब्द क्या था, जाति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नाम लैटिन में लिखे जाते हैं तथा इटैलिक कर दिए जाते हैं, ये भी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाथ से लिखने पर इन नामों को रेखांकित किया जाता है। जैसे मैंने लिखा मस्का डोमेस्टिका, ध्यान से सुनिएगा, मस्का डोमेस्टिका। देखिए भैया मस्का डोमेस्टिका,
गांव में जब लोग दही वही मथते हैं तो उसमें कहते हैं मस्का, का हो सारा मस्कवा निकाल ली हो, यानी जो मलाई उसमें होती है सब निकल गई। तो देखिए मैंने हाथ से लिखा तो इसको मैं अंडरलाइन करूंगा और वो भी अलग अलग अंडरलाइन करूंगा, ठीक है, रेखांकित कर दूंगा। तो ये बात भी यहां पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। अब डी देखिए, जैविक नामों को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, ये बात गलत है क्योंकि आपने ऊपर देखा कि लैटिन में लिखे जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या था कि कौन सा नियमों के विपरीत है, तो ऑप्शन डी यहां पर क्या है, नियमों के विपरीत है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार। अब यहां पर सबसे पहला प्रश्न, पंचजगत वर्गीकरण पद्धति किसने प्रतिपादित की, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो R.H. व्हिटेकर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। अब इसी वर्गीकरण के अनुसार उन्होंने विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले, देखिए विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले एक कोशिकीय जीवों को किस जगत में रखा। तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी जिनमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाएं, क्या कहलाएंगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाएंगी। तो अब इसमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को किसमें रखा, तो मोनेरा में भैया क्या रखा था, प्रोकैरियोट्स को रखा था, और प्रोटिस्टा में क्या किया था, इन्होंने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा था। देखिए इसमें भी एक कोशिकीय रहेंगे और इसमें भी एक कोशिकीय रहेंगे, लेकिन फर्क इसमें इतना है कि जो मोनेरा में रखे गए थे वो सारे प्रोकैरियोटिक थे और जो प्रोटिस्टा में रखे गए थे वो सारे विभिन्न कोशिकांगों को धारण करने वाले यूकैरियोटिक थे, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए पूछा क्या गया है, 16 नंबर का क्वेश्चन, पादप तथा जंतुओं के मध्य संयोजी कड़ी के रूप में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट्स और एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता हो। तो ना तो पैरामीशियम चप्पल की आकृति वाला, ना ही एंटमीबा, ना ही मोनोसिस्टिस। ऑप्शन सिर्फ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, यूगलीना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के विषय में सत्य है। देखिए वायरसेस को आपको पूरा एक चैप्टर दिया गया है, ये कराएंगे आपको, तो वायरसेस के विषय में पढ़ना है। तो कौन सा कथन है जो कि विषाणुओं के विषय में सत्य है। तो पहले कथन की चर्चा करते हैं, विषाणुओं में डीएनए तथा आरएनए में से केवल एक पाया जाता है। बी ऑप्शन है, विषाणुओं में उनका स्वयं का उपापचयी तंत्र पाया जाता है। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं और एंटीबायोटिक से ये मर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विषाणुओं में डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या तो डीऑक्सी राइबो पाया जाएगा या तो फिर राइबो वाला पाया जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि इनका स्वयं का उपापचयी तंत्र नहीं होता है, ये पूर्ण परजीवी नहीं होते हैं, ये ए सेलुलर होते हैं, इनको कोशिका नहीं माना जाता है क्योंकि ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, और ये एंटीबायोटिक से बिल्कुल भी नहीं मरते हैं, है ना। एंटीबायोटिक से कौन मरता है भैया, बैक्टीरिया मरते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। कई बार अगर एंटीबायोटिक का ससुरा तगड़ा हो जाता है तो जो यूजफुल बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई वगैरह जो कि हमारे कोलोन में पाए जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो एक अच्छा डॉक्टर जब आपको एंटीबायोटिक लिखता है तो उसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स को भी लिख देता है, प्रोबायोटिक्स को भी लिख देता है। तो ये ड्रग क्लासिफिकेशन जब आप लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ाई करेंगे तो आपको वहां पर ड्रग क्लासिफिकेशन बिल्कुल शानदार जानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। साथ ही जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को क्या करेंगे, सीधे सीधे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देंगे। अब एक लोग पूछ रहे थे कि बेल आइकन को कैसे दबाएं, तो देखिए घंटी, जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब लिख उठेगा, उसके बाद में आपके सामने इस तरह का एक घंटी बनेगा। अब उस घंटी पर आपको एक बार क्लिक कर देना है तो आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला यहां पर आएगा ऑल, दूसरा आएगा पर्सनलाइज्ड और तीसरा आएगा नन, है ना, नो नोटिफिकेशन। तो आपको ऑल पर एक बार प्रेस कर देना है तो वहां पे आपको समझ में आएगा, सारा जो वीडियोस आती हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, वो सबका नोटिफिकेशन आप लोग पा जाएंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का यह क्लास आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।